अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा पहला खेल। जान एक मुतवस्त घराने में पैदा हुआ। उसका एक बड़ा भाई भी था जो उससे 3 बरस बड़ा था। उसका नाम माइकल था। उस घराने में 2 बच्चों की परवरिश का इतना बोझ नहीं था। उस घर में ऐश की जिंदगी तो ना थी, मगर तंगदस्ती भी नहीं थी। जान और माइकल का बाप इनकम टैक्स के महकमे में मुलाजिम था। गो उसके साथियों ने हराम की कमाई से खूब हाथ रंगे थे, मगर वो ऐसी कमाई पर लानत भेजता था। उसने अपने साथियों को शानदार बंगलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर कभी हसद नहीं किया था, बल्कि उसे उन लोगों पर तरस आता कि ये लोग अपने लिए आखिरत में जहन्नुम खरीद रहे हैं। उसका अपना ज़मीर मुतमईन था। उसने बच्चों की परवरिश में कोई कमी न छोड़ी। वो उनकी ज़रूरतों का हमेशा ख्याल किया करता था। इसके लिए उसे ओवर टाइम ही क्यों न लगाना पड़ता। वो इस बात पर खुश था कि वो अपनी औलाद की परवरिश रिस्क हलाल से कर रहा है। माइकल और जान बड़े होते गए। माइकल तो बहुत नेक निकला, मगर जान को स्कूल ही से गलत सोसाइटी मिली और वो गलत राहों पर चल निकला। मगर उसने अपनी करतूतों को छुपाए रखने की हमेशा कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहता। मगर कब तक? आखिर एक दिन उसके बाप को पता चल ही गया, जब वो एक चोरी के जुर्म में जेल चला गया। ये सदमा उसका बाप बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ दिन बीमार रहने के बाद उसने इस जहान फानी से मुंह मोड़ लिया। जान की माँ को भी अपने बेटे के जेल जाने का बहुत दुख था, मगर वो किसी न किसी तरह इस बात को बर्दाश्त कर गई। मगर उसे अपने शौहर के मरने का बहुत दुख हुआ और वो अक्सर उसे याद करके रोया करती। माइकल अपनी माँ को बहुत तसल्लियाँ दिलासे देता और उसके गम को दूर करने की पूरी कोशिश करता। और फिर एक दिन जान जेल से रिहा होकर आ गया। वो जानता था कि उसका बाप उसकी वजह से मरा, मगर उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसे अपने बाप के मरने का जर्रा बराबर भी दुख नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसे अपनी माँ से मोहब्बत थी। वो उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता। वो जेल जाने के बाद सुधरा नहीं था, बल्कि पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका था। जेल में उसे जो साथी मिले थे वो उससे भी 10 हाथ आगे थे। उन्होंने उसे जुराइम के नए नए तरीके बताए। जेल से निकल आने के बाद उसने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की थी। अब उसका जहन किसी और तरफ ही चल पड़ा था। वो चलते फिरते, उठते बैठते और सोते वक्त नए नए मंसूबे सोचा करता। माइकल ने उसे बहुत समझाया कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले। उसने जान से कहा, देखो जान, बाप के मरने के बाद इस महकमे से हमें खासे पैसे मिले हैं जो मेरे पास बिल्कुल महफूज हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर दो। मगर भाई, मुझे तो किसी कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं है। बेकार में वो तमाम रुपया ज़ाया हो जाएगा। मुझे तो इस काम से माफ़ी रखो। जान ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। आखिर कब तक बेकार फिरते रहोगे? आदमी बेकार हो तो शैतान उसे गलत कामों की तरफ रागिब कर देता है। मेरी मानो तो कोई दुकान ही कर लो। दुकानदारी में नुकसान कम ही होता है। माइकल ने कहा, अच्छा भाई, मैं आपको सोचकर बताऊंगा, जान ने कहा। और इसी तरह वो भाई को टालता रहा। एक शब वो टहलता हुआ समंदर के किनारे निकल गया और एक पत्थर पर बैठकर डूबते सूरज की किरमिजी किरणों से लुत्फ अंदोज होने लगा। मगरिब में समंदर और आसमान के मिलाप में फैली हुई सुर्खी और पानी पर मचलती हुई लहरें अजीब नज़ारा पेश कर रही थीं। वो खासी देर इस माहौल में गर्क रहने के बाद जब उठा तो खासी रात पड़ चुकी थी और फिर उसके कदम एक बड़ी सड़क की तरफ मुड़ गए जो अंदरून शहर जाती थी। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे यूनानी थिएटर पर जगमगाती रोशनियों ने अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। आज सुबह के अखबार में उसने उस थिएटर के बारे में पढ़ा था कि यहाँ कोई जादूगर और उसकी बेटी अपने कमालात का मुजाहिरा करती हैं। वक्त गुजारने के लिए भला इससे अच्छा शगल और क्या हो सकता था। और फिर उसके कदम उस तरफ उठ गए। शो शुरू होने वाला था। उसने जल्दी से टिकट खरीदा और थिएटर के अंदर एक खाली कुर्सी पर जा विराजमान हुआ। थिएटर का पर्दा अभी गिरा हुआ था। लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। वो तमाशे के शुरू होने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। और फिर जैसे ही पर्दे में हरकत हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों अतराफ समेटने लगा तो लोगों ने जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दी। और फिर पर्दे के पीछे से निहायत खूबसूरत लड़की ने झुक झुक कर लोगों को खुश आमदीद कहा। इतने में एक बूढ़ा शख्स स्याह पैंट और स्याह लंबे कोट और सर पर स्याह रंग की ऊंची सी टोपी पहने नमूदार हुआ। उसकी सफ़ेद कमीज के गले में सुर्ख रुमाल बंधा हुआ निहायत खूबसूरत लग रहा था। उस शख्स ने भी झुक झुक कर लोगों को खुश आमदीद कहा। उसने दाहिने हाथ में स्याह रंग की छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसे लोग जादू की छड़ी कहते थे। खेल शुरू हुआ और जादूगर ने अपने कमाल दिखाना शुरू कर दिए। उसने ऐसे हैरान कुन खेल दिखाए कि लोग हैरत ज़दा रह गए।
और हर खेल के बाद लोगों ने स्टेज पर नोट फेंके कि जान ये देखकर हैरान रह गया कि जादूगर की बेटी ने वो नोट कई बार समेट कर कोने में पड़े हुए एक संदूक में डाले, यहाँ तक कि संदूक उन नोटों से भर गया। जान को उन खेलों में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। उसकी आंखें तो उन नोटों को देख कर फटी जा रही थी। वो हैरान था कि सिर्फ एक रात के चंद घंटों में इतनी सारी दौलत पैदा की जा सकती है। इन लोगों ने इतने नोटों के लिए न डाका डाला और न उन्हें पकड़े जाने का डर है। और फिर उसके शैतानी जहन में एक मंसूबे ने जन्म लिया और दूसरे ही दिन वो उस जादूगर से मिलने के लिए चल पड़ा। जादूगर और उसकी बेटी थिएटर के ऊपर वाली मंजिल के 2 कमरों में रहा करते थे। उन लोगों ने 2-3 मुलाजिम रखे हुए थे जो उनके काम अंजाम दिया करते थे। जान ने एक मुलाजिम के हाथ जादूगर को पैगाम भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है। अक्सर लोग जादूगर को उसके पेश किए हुए खेलों पर दाद देने आते जाते रहते थे। जादूगर ने समझा कि इसी किस्म का कोई शख्स होगा। उसने इजाज़त दे दी। उस वक्त जादूगर की बेटी सलूमी भी उसके पास मौजूद थी। जादूगर उससे बड़े तपाक से मिला। वो अपने कदरदानों की खुद भी कदर किया करता था। उसने जान को एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। पहले तो जान ने उस जादूगर के फन की खूब तारीफ की और फिर बातों बातों में असल मकसद की तरफ आते हुए बोला, बुजुर्गवार, आपके इन खेलों को देखकर मेरे अंदर इतना ज़बरदस्त शौक पैदा हो चुका है कि मैं चाहता हूँ आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ। उसने अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत और शौक के आसार पैदा कर लिए थे कि जादूगर को सोचना पड़ा, मियाँ ये काम निहायत मेहनत तलब है, इसके सीखने में बरसों लग जाते हैं। ये ना हो कि तुम दरमियान ही में हिम्मत हार बैठो और यहाँ से चले जाओ। जादूगर ने कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और फिर मैंने जाना कहाँ है? मेरे पीछे कौन है जिससे मेरा इंतजार होगा? मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। दूर के रिश्तेदार हैं जिन्होंने कभी भी मुझे जैसे मुफलिस शख्स से मिलना गवारा नहीं किया। उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। जादूगर की बेटी भी उसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रही थी। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई कोई भी नहीं है? जादूगर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। नहीं जनाब, मेरा इस भरी दुनिया में खुदा के सिवा कोई नहीं है। जान ने चेहरे पर गम के आसार पैदा करते हुए कहा और उसकी बातों से जादूगर मुतासिर हो गया। वो ये नहीं जान सका कि इसकी माँ और भाई जिंदा है। वो यही समझा कि लड़का यतीम है, झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे भी जान खूब अरूथा वजीहा था। जादूगर को सब लोग मास्टर कहकर पुकारा करते थे। जान ने देख लिया था। जादूगर के कहने पर एक मुलाजिम चाय ले आया। उसने भी जादूगर को मास्टर ही कहकर पुकारा था। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर ने पूछा। इतने में सलूमी ने एक प्याली चाय की बनाकर जान की तरफ बढ़ाई, जिसे उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। फिर बोला, मेरा नाम जान है। अच्छा, तो जान तुम रहते कहाँ हो? कोई ना कोई तो ठिकाना होगा? मास्टर ने पूछा। हाँ मास्टर, मेरा ठिकाना है। मैं सारा दिन सड़कों पर मारा फिरता हूँ। स्टेशन पर कुछ मजदूरी का काम मिल जाता है जिससे मैं पेट की आग बुझाता हूँ और स्टेशन के मुसाफिर खाने में पड़कर रात गुजार लेता हूँ। जान ने झूठ पर झूठ बोला। चेहरे से तो तुम किसी अच्छे घराने के लगते हो। कुछ तालीम भी हासिल की है? मास्टर ने पूछा। हाँ मास्टर, मैं कॉलेज तक गया हूँ मगर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं कर सका क्योंकि उन्हीं दिनों मेरा बाप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गया। माँ का तो पहले ही इंतकाल हो चुका था। बाप के मरने के बाद पढ़ाई जारी न रख सका। जान ने बताया। तुम्हारे हालात सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए यहाँ एक कमरा खाली करा दिया जाता है। अब तुम यहीं रहोगे। तुम्हारे खाने पीने का भी यही बंदोबस्त होगा। मैं तुम्हें अपना फन सिखाऊंगा और तुम्हें वो मकाम हासिल हो जाएगा जहाँ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पास बेइंतहा दौलत है, बेइंतहा जायदाद है। तुम जब मेरी तरह पूरे फनकार बन जाओगे तो तुम भी खूब दौलत कमाओगे। मास्टर कहता चला गया। उस बेचारे को क्या खबर थी कि ये नौजवान यहाँ क्या मंसूबा लेकर आया है। उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। उसे इस फन से कोई रगबत नहीं। वो उसकी दौलत को हथियाना चाहता है। मास्टर की बातें सुनकर उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। उसे यूं लगा जैसे मास्टर का तमाम रुपया और जायदाद उसकी है। वो उसे हर हाल में हासिल कर लेगा। अब उसने घर जाना छोड़ दिया था। उसकी माँ उसके लिए सख्त परेशान रहती। भाई को तशवीश थी कि वो सोच रहा था कि फिर जान ने कहीं चोरी तो नहीं की और पकड़ा गया। उसने अपने तौर पर थानों में चक्कर काटे और अपने भाई के मुतालिक जानने की कोशिश की मगर उसे क्या खबर थी कि वो किसी और चक्करों में है। जान ने बज़ाहिर शौबदाबाजी का फन सीखने में निहायत दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। सलूमी ने भी इस काम में उसकी बहुत मदद की। यूं समझ लीजिए कि मास्टर और सलूमी के दिन रात की कोशिशों ने उसे इस काबिल बना दिया कि वो भी कई शौबदे दिखाने के काबिल हो गया।
मगर अभी तक मास्टर ने उसे स्टेज पर काम करने का मौका नहीं दिया। दरअसल वो चाहता था कि जान इस फन में बहुत पुख्ता हो जाए और जब भी वो लोगों के सामने खेल पेश करे तो लोग उसे ऐसी दाद दें कि जैसी उसे मिला करती है। उन्हीं दिनों मास्टर कुछ बीमार रहने लग गया था, मगर वो शौबदेबाजी के करतब बड़ी बाकायदगी के साथ दिखाया करता था। अब उसे सलूमी की फिक्र भी थी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो सलूमी उस भरी दुनिया में तन्हा रह जाएगी। यही गम उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। और फिर अचानक उसके दिमाग में ये बात आई कि सलूमी की शादी क्यों न जान से कर दी जाए। जान का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इससे बेहतर रिश्ता तो मिलना दुश्वार है। और फिर जान ने ये काम भी सीख लिया है, वो और सलूमी उसकी जगह पर बखूबी काम कर सकते हैं। उसने एक दिन तन्हाई में मौका पाकर जान से बात की तो वो अंदर ही अंदर खिल उठा। उसके मंसूबे का एक हिस्सा खुद ब खुद पूरा हो रहा था। उसने निहायत नियाजमंदी के साथ हाँ कर दी। मास्टर ने सलूमी से भी इस बारे में पूछा तो वो भी रजामंद हो गई और फिर एक दिन उसकी सलूमी के साथ शादी हो गई। जान का ख्याल था मास्टर खासा बूढ़ा हो चुका है और अक्सर बीमार भी रहने लगा है, इसलिए चंद दिन का मेहमान है, खुद ही किसी दिन उसके रास्ते से हट जाएगा। मगर सलूमी की शादी के बाद तो वो सेहतयाब होने लगा। उसे अपनी बेटी की जो फिक्र दिन रात सताए रखती थी, अब उससे उसे छुटकारा मिल गया था। जान ने जब देखा कि मास्टर सेहतयाब हो रहा है और ना जाने और कितने बरस जिंदा रहे, तो उसे अपना मंसूबा खटाई में पड़ता नजर आया। अब वो दिन रात यही सोचता कि मास्टर को रास्ते से कैसे हटाया जाए, और उसके शैतानी दिमाग ने एक मंसूबा सोच ही लिया। अब वो सलूमी पर खास तवज्जो देने लगा, उसे सैर कराने ले जाता और हर वक्त उसकी दिलजोई में लगा रहता। सलूमी को भी इस बात का एहसास था कि जान से शादी करके उसे बहुत खुशी मिली है, वो भी उसका बहुत ख्याल रखती। यूँ समझिए जान को सलूमी से कोई दिलचस्पी ना थी, वो तो सिर्फ उस रुपये और जायदाद पर नजर रखे हुए था जो कि करोड़ों रुपये में थी। जान जानता था मास्टर को कभी कभी सांस की तकलीफ हो जाती है, मगर दवाइयों के जरिए उस पर फौरन काबू पा लेता है। और फिर एक शाम जब उसने देखा कि मास्टर को खांसी हो रही है मगर उसमें शिद्दत नहीं, वो जानता था रात को खांसी में तेजी आ जाएगी और मास्टर दवा इस्तेमाल करके सांस की तकलीफ पर काबू पा लेगा। हस्बे मामूल उस शाम मास्टर ने खेल भी पेश किया और लोगों से दाद भी हासिल की, मगर फिर जैसे ही वो लिबास तब्दील करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसे ये मालूम नहीं था कि कमरे में जान एक पर्दे के पीछे छुपा बैठा है। उसने खांसी पर काबू पाने के लिए अलमारी में से दवा निकालना चाही, मगर दवा वहां से गायब थी। उसने परवाह ना की कि भूल में इधर उधर रखी गई होगी और वो बेड पर दराज हो गया और फिर लेटते ही उसकी खांसी में कमी आ गई और वो सो गया। जान को सख्त गुस्सा आया कि खांसी के दौरे में इजाफा क्यों नहीं हुआ और वो सांस रुकने से मरा क्यों नहीं, और फिर ये काम उसने खुद ही अंजाम देने का फैसला कर लिया। वो दबे कदमों आगे बढ़ा और एक तकिया उठाकर उसने मास्टर के मुंह पर रख दिया और जोर से दबाने लगा। मास्टर ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर बूढ़े जिस्म में वो कुव्वत ना थी कि जो एक जवान शख्स का मुकाबला कर पाता। आखिर मास्टर का जिस्म ठंडा पड़ गया और फिर वो दबे कदमों अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां सलूमी उसका बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी। आते वक्त वो दवा जमीन पर गिरा आया ताकि सलूमी ये जान सके कि दौरे की शिद्दत की वजह से दवा उसके बाप के हाथ से गिर गई थी, और वो निढाल होकर बिस्तर पर गिरा और इंतकाल कर गया। और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सलूमी बोली, जान तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तुम्हें देखने के लिए अभी निकलने ही वाली थी। मैं थिएटर की खिड़कियां दरवाजों को अच्छी तरह चेक करना चाहता था, क्योंकि आजकल डाके बहुत पड़ रहे हैं और आज तो दूसरे दिनों की निस्बत कमाई भी खूब हुई है। मुझे मुलाजिमों पर इतना एतबार नहीं, वो लापरवाही का मुजाहिरा भी कर सकते हैं और तमाशबीनों में कोई चोर उचक्का भी हो सकता है जो थिएटर में कहीं छुपकर बैठ गया हो, और जब हम सब लोग ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हों तो वो इस तमाम रकम का सफाया कर जाए। ये लोग बड़ी से बड़ी सेफ खोलने में माहिर होते हैं। मैंने खिड़कियां और दरवाजे देखे और घूम फिरकर अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद आ रहा हूँ। जान ने बात बनाई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, सलूमी बोली, और फिर दोनों लेट गए। सलूमी तो लेटते ही खर्राटे लेने लगी, मगर जान को नींद न आई। भला उसे नींद भी कैसे आ सकती थी? उसने एक खून किया था, एक जिंदा शख्स को हलाक कर दिया था। उसने चोरियां चकारियां तो बहुत की थी, मगर इससे पहले उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। और फिर ये रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजार दी। दिन चढ़ने पर एक मुलाजिम की चीखो पुकार सुनकर सलूमी घबराकर उठ खड़ी हुई और जान की तरफ देखकर बोली, जान ये कैसी चीखें हैं? इतने में एक मुलाजिम ने उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटा। जान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो वो मुलाजिम तेजी से अंदर दाखिल हुआ।
और जोर जोर से रोते हुए बोला, सलूमी बीबी, मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या बकते हो। सलूमी ने उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ दिया और फिर ये दोनों मास्टर के कमरे की तरफ दौड़े। मास्टर की आंखें बेजान दिखाई दे रही थी। सलूमी बाप के जिस्म पर गिर पड़ी और चीखें मारते हुए रोने लगी और फिर यह खबर शहर के बड़े बड़े अखबारों में शह सुर्खी में शाया हुई। जान ने इस मौके पर ऐसी एक्टिंग की कि वो जोर जोर से रोया, दीवारों से टक्करें मारी कि जैसे सलूमी का बाप नहीं उसका अपना बाप मरा हो। सलूमी बाप का गम भूलकर जान को तसल्लियां देने लगी, मगर जान था कि मुसलसल रोए चला जा रहा था। यहाँ तक कि मास्टर की तदफीन भी हो गई। वो उसकी कब्र पर भी बहुत रोया। उसने खुद को ऐसा पेश किया कि क्या कोई मंझा हुआ एक्टर भी ऐसी एक्टिंग कर पाता। सलूमी यही समझी कि उसके बाप के मरने का उससे ज्यादा उसके शोहर को दुख हुआ है और इसी सोग में महीना भर उस थिएटर में कोई ड्रामा पेश नहीं हुआ। आखिर एक दिन सलोमी बोली, जान, 1 महीना हो चुका है थिएटर को बंद हुए। अगर यही सूरत हाल रही तो कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। मैंने देखा है तुम अब अच्छा खासा शोबदा निहायत चाबुक दस्ती से पेश कर सकते हो। मैंने सोचा है कि अखबारात में इश्तिहार छपवाऊं कि इस संडे से थिएटर दोबारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें मास्टर के खास शागिर्द तमाम खेल पेश करेंगे और उनकी महारत को देखते हुए लोग मास्टर को भूल जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, हमें अब खेल शुरू कर देने चाहिए। जान ने उसकी बात की तायद की और फिर तमाम अखबारात में पब्लिसिटी शुरू हो गई, जिससे लोगों में इश्तियाक पैदा हो गया। वो देखना चाहते थे कि मास्टर के मुकाबले में उसका शागिर्द क्या खेल पेश करता है। और फिर इतवार का दिन भी आ गया। लोग बहुत पहले ही आकर लाइन में खड़े होने लगे ताकि टिकट न मिलने पर मायूसी न हो। और बात भी सच थी, उस दिन इतना रश था कि बहुत से लोग टिकट न मिलने पर मायूस वापस लौट गए। आज जान का पहला दिन था जबकि उसने खेल पेश करना था। सलूमी के लिए यह दिन निहायत अहम था। एक तरफ उसे अपने बाप की याद आजरदा कर रही थी, दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी कि आज उसका शौहर अपना पहला खेल शुरू करने वाला था। उसने खुद अपने हाथों से जान को लिबास बदलने में मदद दी। जान को स्याह लिबास खूब सजा था क्योंकि उसका रंग सफ़ेद था। और फिर सलूमी जान को लेकर स्टेज पर आई। उसके साथ ही घंटी बजी और थिएटर का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगा। और उन दोनों ने जब झुककर पब्लिक को सलाम किया तो लोगों ने जोर जोर से तालियां पीटकर उन्हें खुशामदीद कहा। हर शो में 10 आइटम पेश किए जाते थे और पहला आइटम लंबी स्याह टोपी में से पहले खरगोश, फिर कबूतर और आखिर में बंदर के बच्चे को निकालकर दिखाना था। इस तमाशे में लोग खूब दाद दिया करते थे। जब जान ये खेल पेश करने लगा तो सलूमी पीछे जा खड़ी हुई। जान ने लोगों को टोपी के अंदर का हिस्सा दिखाया जो कि खाली था। लोग हैरान थे कि देखें अब मास्टर की तरह इसका शागिर्द इस खाली टोपी में से वो चीजें कैसे निकालता है। हर आंख पर तजस्सुस थी। और फिर जान ने अपनी जादू की छड़ी उस टोपी पर 3 दफा घुमाई और फिर हाथ डालकर उसने जैसे ही खरगोश निकाला, जिसे सलूमी ने आगे बढ़कर थाम लिया, तो लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाकर उसे खूब दाद दी। उसके बाद उसने एक बार फिर टोपी पर जादू की छड़ी घुमाई और हाथ डालकर कबूतर निकालकर फिजा में उछाल दिया, जो सीधा सलूमी के हाथ पर जा बैठा। इस बार भी उसे खूब दाद मिली। अब उसने टोपी को मेज पर रखा और उस पर 3 बार छड़ी घुमाकर जैसे ही हाथ बाहर निकालना चाहा, बंदर के बच्चे के बजाय उसका अपना हाथ एक बूढ़े हाथ में जकड़ा हुआ नजर आया, जिसे देखकर जान निहायत खौफजदा हुआ और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर बूढ़े हाथ ने उसे टोपी में खींचना शुरू कर दिया। पहले उसका हाथ, फिर उसका सर और फिर आधा धड़ ही टोपी में गया था कि सलूमी ने खौफजदा होते हुए जान के पांव पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। वो रोती और चीखती जा रही थी। लोग दम्बखुद थे। उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसा शोबदा नहीं देखा था। और फिर सलूमी जान को उस टोपी में से बाहर खींचने में कामयाब हो गई। और शायद ये सलूमी की चीखों पुकार और रोने की आवाज़ें थीं कि जान जिंदा सलामत टोपी में से बाहर निकल आया। वो सख्त खौफजदा और हवास बाख्ता हो चुका था। लोगों ने उसे भी एक शोबदा समझते हुए जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दी। उस दिन स्टेज पर नोटों की इतनी बारिश हुई कि इससे पहले कभी न हुई थी। उन नोटों पर जान की भी नजर पड़ी, मगर वो तो खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, रंग जर्द पड़ चुका था और उसकी टांगें कांप रही थीं। अगर फौरन ही पर्दा ना गिरता तो लोगों को हकीकत मालूम हो जाती, मगर लोग अब भी यही समझ रहे थे कि ये भी कोई शोबदा था। सलूमी भी सख्त परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या था। उसने अपने बाप की झुर्रियों भरे हाथ को पहचान लिया था, और कैसे न पहचानती। वो उस हाथ को सैकड़ों नहीं हजारों बार चूम चुकी थी। और फिर मुलाजिम जान को पकड़कर उसके कमरे में ले गए।
اس کا لباس تبدیل کیا اور بستر پر لٹا دیا۔ ادھر سلومی نے اسٹیج پر آ کر لوگوں سے معذرت کر لی کہ آج بقایا کھیل کسی وجہ سے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ تمام اصحاب بکنگ آفس سے اپنی اپنی ٹکٹ دکھا کر رقم واپس لے لیں۔ لوگوں کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کھیل دکھانا کیوں بند کیا گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی ہانکتے ہوئے گھروں کو چلے گئے اور پھر سلومی دوڑی دوڑی اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا جان کی آنکھیں بند ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو جان کا بدن آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ سلومی نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، جس نے معائنے کے بعد دوا لکھوا دی اور ہدایت کی کہ مریض کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں جب تک بخار کم نہ ہو۔ سلومی خود حواس باختہ ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کچھ کیسے ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ ساری رات سوئی نہیں کیونکہ جان کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دوسرے دن پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے ایک اور دوا لکھ دی۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی بیماری ہے۔ سلومی کو جان کی اس بیماری پر سخت تشویش تھی۔ باپ تو مر چکا تھا اور بھری دنیا میں ایک جان ہی اس کا اپنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اس نے جان کو غنودگی میں بڑبڑاتے بھی سنا، مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر تیسرے دن جان کے بخار میں کچھ کمی آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی، مگر ان آنکھوں میں خوف تھا، دہشت تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور بخار جاتا رہا، مگر اس کے خوف اور دہشت میں کمی نہ آئی۔ وہ ذرا سے کھٹکے پر چونک پڑتا۔ سلومی کے لیے بھی وہ واقعہ حیران کن تھا جو کہ اس کے شعبدے میں شامل تھا۔ وہ ہاتھ تو اس کے باپ کا تھا، کیا مرنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر جان نے کون سا گناہ کیا ہے جس کے سبب یہ حادثہ رونما ہوا؟ اس سے جان کا خوف زدہ اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس کے خیال میں جان ایک اچھا شوہر تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اور پھر وہ جان کے کہنے پر بڑے گرجا گھر کے پادری کے پاس گئی اور اسے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ پادری نے اس کی بات سن کر نہایت حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ زندگی میں ایسا کبھی کوئی واقعہ اس نے نہیں سنا تھا، مگر پھر بھی وہ سلومی کے کہنے پر جان سے ملنے چلا آیا۔ سلومی پادری کو دیکھ کر حیران تھی کہ جان آخر پادری سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کا اظہار وہ میرے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پادری نے جانے سے پہلے اس کے لیے دعائیں کی اور گرجے واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلومی نے محسوس کیا کہ جان خاصا حشاش بشاش نظر آنے لگا تھا۔ جب سے جان بیمار پڑا تھا، تھیٹر بند تھا اور جان وہ کھیل دکھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، مگر سلومی کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ اس کا بینکوں میں اتنا روپیہ تھا کہ وہ اور جان ساری زندگی عیش کے ساتھ گزار سکتے تھے، اس لیے اس نے جان کو زیادہ زور نہ دیا کہ تھیٹر کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ مگر اسی رات جب جان گھومتا پھرتا لباس تبدیل کرنے والے کمرے میں گیا اور اچانک اس کی نگاہ سامنے قد آدم آئینے پر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اور پھر اتنی تیز چلنے لگا کہ اگر کوئی اس کے قریب کھڑا ہوتا تو وہ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز سن سکتا تھا۔ آئینے میں ماسٹر کا عکس ابھرا ہوا تھا جو اسے نہایت غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس شبیہہ میں موت کا عکس ابھر آیا جسے دیکھ کر جان وہاں سے ایسا بھاگا کہ پھر اپنے کمرے ہی میں جا کر دم لیا۔ سلومی نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ جان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور اس کی سانس یوں چل رہی تھی جیسے دھن کی آواز ہو۔ سلومی نے تولیے سے اس کے چہرے کا پسینہ پوچھا اور اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ یہ حالت اس کی کئی گھنٹوں تک رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا اور نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ جان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی جو پلنگ ہی کی طرف آ رہی تھی۔ قدموں کی اس آواز کو وہ بخوبی پہچانتا تھا، یہ ماسٹر کے قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے لائٹ آن کر دی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اتنی ہی سی دیر میں وہ پسینے میں نہا گیا تھا، حالانکہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اتنے میں سلومی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور پھر صبح تک وہ دونوں سو نہیں سکے۔ سلومی نے اسے مشورہ دیا کہ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ گرجا پادری سے ملنے چلا جائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جان نے لباس تبدیل کیا اور ڈرائیور سے کہہ کر اس نے کار باہر نکلوائی۔ سلومی کا خیال تھا ڈرائیور کو ساتھ لے جایا جائے، مگر جان رضامند نہ ہوا اور کار میں سوار ہو کر اس نے کار اسٹارٹ کی اور بڑے گرجے کی طرف چل دیا۔ بڑا گرجا آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا۔ وہ کار کو چلائے جا رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے موت کا فرشتہ نظر آیا جو اسے بری طرح گھور رہا تھا، اور پھر خوف کی وجہ سے اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سے پھسل گیا
और उसकी कार सामने से आती हुई एक घोड़ा गाड़ी से टकरा गई जिस पर भूसे की बोरियां लदी थीं। कार को मामूली सा नुकसान हुआ मगर उसे कोई चोट न आई। कार इस काबिल थी कि उसे चलाया जा सकता था और फिर उसने कार का रुख थाने की तरफ कर दिया। कार तेजी के साथ चली जा रही थी और दहशत के मारे जान के हाथ पांव फूले जा रहे थे। और फिर थाने पहुंचकर उसने वहां अपने तमाम जुराइम की रिपोर्ट दर्ज करा दी और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सिपाहियों ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। वो समझता था यहाँ वो मौत के हाथों बच जाएगा, मगर उसे वहाँ भी चैन न आया। कभी मास्टर का चेहरा उभर कर उसके सामने आ जाता तो कभी मौत स्याह लुबादे में उसे नजर आती। इधर सलूमी को थाने वालों ने इत्तला कर दी थी कि उसके शौहर के बयान पर उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया है। इत्तला पाते ही सलूमी दौड़ी दौड़ी आई और उसने पुलिस वालों से कहा कि वो अपने शौहर की जमानत कराने आई है। आजकल उसके शौहर का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, वो किसी से खौफजदा है और इसीलिए उसने गलत बयानी का सहारा लेकर खुद को लॉकअप में डलवा लिया है ताकि खौफ से बच सके। थानेदार ने भी जान की कुछ ऐसी ही हालत देखी थी और उसे लॉकअप में से जान की अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें भी सुनाई दी थीं। उसने सलूमी का बयान लेने के बाद सिपाहियों से कहा कि मिस्टर जान को ले आओ, मगर जब सिपाही जान को लेने गए तो लॉकअप में उसकी लाश पड़ी थी। सलूमी को जब पता चला तो वो बहुत रोई, मगर जब थानेदार ने उसे जान का बयान पढ़कर सुनाया और उसे पता चला कि जान ने लालच में आकर उसके बाप को मारा था तो उसे जान से नफरत हो गई और फिर वो उसकी लाश लिए बगैर वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।